हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन डील करने जा रहे हैं बहुत ही धांसू और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो इसे फैला दीजिए, अपने दोस्तों तक उसे फैला दीजिए और ज्यादा से ज्यादा, ताकि आने वाली हर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से जो भी क्वेश्चन आता है उसका मैक्सिमम आपके दोस्तों को और आपको बेनिफिट मिल सके। तो आज अपन डील करने जा रहे हैं वर्म इन्फेस्टेशन के बारे में। वर्म इन्फेस्टेशन क्या होता है? वर्म का मतलब होता है कृमि। आपने सुना होगा कि कृमि की जो भी दवाइयां आती है, कृमिनाशक आपने सुना होगा, जिसमें मेनली आपको दिया जाता है एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल का आप यूज करते हैं। तो ये मेनली क्या होता है, कृमि को या फिर आपके जो वर्म होते हैं उनको क्या कर देती है, जाकर के डिस्ट्रॉय करती है। अब वर्म का अगर कोई इन्फेस्टेशन हो जाता है, वर्म से जो डिजीज होती है वो ट्रांसफर होती है, उन्हें वर्म इन्फेस्टेशन के नाम से जाना जाता है। या वर्म से जो डिजीज होती है उन्हें वर्म इन्फेस्टेशन के नाम से जाना जाता है। तो किस तरीके से वर्म आपकी बॉडी में जाता है और किस तरीके से वो डिजीज कॉज करता है, ये पूरी आज पढ़ने वाले हैं। अपन गुनिया वर्म के बारे में पढ़ेंगे। पिछली बार राजस्थान सीएचओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी डिजीज है जो कि रेडिकेट हो चुकी है इंडिया से, तो वहां पर आंसर गया था, वहां पर गुनिया वर्म को माना था, जिसे नारू रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो हिंदी में उसका नाम दिया था, गुनिया वर्म यहाँ पर नहीं दिया गया था। एक्चुअल में वहां पे लिखा हुआ था कि नारू रोग, तो वहां पर नारू रोग कहा जाता है, गुनिया वर्म के नाम से ही जाना जाता है। तो यहाँ पर मेनली अपन आज डील करने जा रहे हैं वर्म मैनिफेस्टेशन के बारे में कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, पर जो टूट जाए पत्थर वो शीशा तलाश करो, वो शीशा तलाश करो। कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमां है, तो हमें रास्ता भी खुद बनाना है। इसलिए आप अपना लक्ष्य है खुद से सेट करके, और लक्ष्य को पाने के लिए पूरे जोश जुनून और जज्बे के साथ में अपनी मेहनत को क्या करना है, कंटिन्यू रखना है। रिकॉर्ड वही तोड़ते हैं जिनकी रगों में खून नहीं, बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता है। तो अपने रगों में, खून में वो उबाल होना चाहिए, वो जोश जुनून वाला होना चाहिए उबाल, जिसमें कि आप अपने लक्ष्य को जल्दी से जल्दी हासिल कर सके। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं वर्म इन्फेस्टेशन के बारे में कि जो लोग आज अपने समय को खुद पर खर्च करते हैं, आने वाले समय पर लोग उसको गूगल पर सर्च करते हैं। तो अगर आपको गूगल पर सर्च होना है तो उसके लिए आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसीलिए कोई की मेहनत है वो बेकार नहीं जाती है। आज पढ़ते हैं अपन वर्म इन्फेस्टेशन के बारे में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वर्म का मतलब होता है, अगर यहाँ पर पिछली बार तरह आपके साथ में धोखा करके पूछ लिया जाता है, तो वर्म का मतलब होता है कृमि। कृमि का जो इन्फेस्टेशन होता है बॉडी में, उसे वर्म इन्फेस्टेशन के नाम से जाना जाता है। तो ये मेनली आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें कौन कौन से यहाँ पर वर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर गुनिया वर्म के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि नारू रोग के नाम से जाना जाता है। बात करें राउंड वर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे एस्केरियसिस के नाम से जाना जाता है। बात करेंगे हुक वर्म के बारे में, तो हुक वर्म होता है एनसाइक्लोसोमियासिस के नाम से जानते हैं। टीनिया वर्म पढ़ेंगे, टेप वर्म या फीता कृमि के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इन सभी के बारे में वन बाय वन करके अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर वर्म इन्फेस्टेशन में मेनली जो फर्स्ट देखने को मिलेगा आपका नारू रोग की बात करते हैं, या फिर बात करें गुनिया वर्म। तो फर्स्ट जो डिजीज है यहाँ पर पढ़ने वाले हैं गुनिया वर्म, और गुनिया वर्म को ही नाम दिया जाता है नारू रोग। तो ये भी आपको याद रखना है पिछली बार की तरह, ताकि आपको आने वाली जो भी अपकमिंग एग्जाम है, अगर हिंदी में भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको वहां पर क्या नहीं करना है, धोखा नहीं होना चाहिए आपके साथ में। तो गुनिया वर्म इज ऑल्सो नोन एज द नारू रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो गुनिया वर्म हो गया। अब ये मेनली क्या है, रेडिकेट हो चुका है भारत से। तो यहाँ बात करते हैं इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है। तो इसका पॉजिटिव एजेंट जो आपको देखने को मिलेगा कि गुनिया वर्म का जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो क्या होता है। तो बात करें ड्रैकनकुलस मेंडिनेसिस, तो इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है ड्रैकनकुलस मेंडिनेसिस। ड्रैकनकुलस मेंडिनेसिस इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ द गुनिया वर्म का पॉजिटिव एजेंट होता है ड्रैकनकुलस मेंडिनेसिस होता है। और ये क्या होता है, एक निमेटोड होता है, निमेटोड बॉर्न डिजीज होती है, जो कि ड्रैकनकुलस मेंडिनेसिस से फैलने वाली एक डिजीज है। बात करें कि लास्ट केस इसका कब देखने को मिला था, तो लास्ट केस कहां पर आया, लास्ट केस इंडिया में कहां पर देखने को मिला और कब आया था, तो लास्ट केस आया था जुलाई 1996 में ये लास्ट केस देखने को मिला। कहां पर देखने को मिला, तो जोधपुर में लास्ट केस इसका देखने को मिला था। और बात करते हैं कब देखने को मिला, जुलाई 1996 में लास्ट केस देखने को मिला था जोधपुर में। एलिमिनेशन अब कब कर दिया गया, तो इसका
एलिमिनेशन सर्टिफाइड कब हुआ, एलिमिनेशन सर्टिफाइड कब हो गया, तो 2000 में, फरवरी 2000 में सर्टिफाइड दे दिया गया कि यहां से क्या हो गया है, ये इंडिया से एलिमिनेट हो गया है या रेडिकेट कर दिया गया है, एलिमिनेट कर दिया गया है। इंडिया से कब एलिमिनेट हुआ था, तो फरवरी 2000 में। लास्ट केस कब आया था, जुलाई 1996 में, 1996 में लास्ट केस आपका जोधपुर में यहाँ पर रिपोर्टेड किया गया था। बात करें इसका रिजर्वायर, तो रिजर्वायर कौन होता है इसमें, मेनली ये इसमें किसमें रिजर्व होकर रहता है ये निमेटोड, तो रिजर्वायर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है वो इसका क्या होता है, रिजर्वायर देखने को मिलेगा। तो इन्फेक्टेड पर्सन में रिजर्वायर होता है। अब बात करें मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैल सकता है, इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि बहुत डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एंटर करने से लेकर के उसके फर्स्ट साइन एंड सिम्टम शो करने तक का जो टाइम इंटरवल होता है उसे इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से जाना जाता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड होगा इसका 1 साल का, इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलता है। बात करें इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या होता है या एमओटी क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन जिसके द्वारा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में किस तरीके से फैल सकता है, तो इसे मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में जानते हैं। तो डिजीज इज ड्यू टू द इंजेस्टेड ऑफ द जो साइक्लोप्स होते हैं उनका, अगर आपने कंटामिनेटेड साइक्लोप्स को क्या कर लिया, इंजेस्ट कर लिया, तो उसकी वजह से होती है। तो ड्यू टू इंजेस्ट ऑफ कंटामिनेटेड साइक्लॉप्स, जो कंटामिनेटेड इसके साइक्लॉप्स थे और कंटामिनेटेड साइक्लॉप्स को आपने क्या कर लिया है, इंजेस्ट कर लिया है या आपने उसकी ईटिंग कर लिया है, इंजेक्शन कर लिया है, तो उसकी वजह से देखने को मिल सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं यहाँ पर, ड्यू टू द इंजेस्ट ऑफ द कंटामिनेटेड साइक्लॉप को इंजेस्ट करने की वजह से या उनका ईटिंग करने की वजह से हो सकती है। बात करें इसमें कौन सा टाइप का ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, तो इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो साइक्लो डेवलपमेंटल इसका ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। तो ट्रांसमिशन कैसा होता है, साइक्लो डेवलपमेंटल होता है। यहाँ पर आगे बात करते हैं कि साइक्लो डेवलपमेंटल का मतलब क्या होता है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, जहां पर अपन ने डेवलपमेंटल ट्रांसमिशन के बारे में बात करी थी, वहां पर आपने 3 तरीके के डेवलपमेंट पढ़ा था। तो यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इंजेक्शन ऑफ द कंटामिनेटेड साइक्लोप्स का अगर आपने इंजेक्शन किया है तो उसकी वजह से देखने को मिल सकता है, और इसे साइक्लो डेवलपमेंटल ट्रांसमिशन होता है। अब साइक्लो डेवलपमेंटल ट्रांसमिशन मेनली किसमें देखने को मिलता है, तो दुनिया भर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप बात करें कि साइक्लो डेवलपमेंटल किसमें देखने को मिल सकता है, तो वहां पर फाइलेरियासिस में भी साइक्लो डेवलपमेंटल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। अब साइक्लो डेवलपमेंटल प्रोपेगेटिव और साइक्लो प्रोपेगेटिव का मतलब क्या होता है, ये 3 तरह के क्या होते हैं। यहाँ पर मेनली आपको क्या देखने को मिलेगा, 3 तरीके के यहाँ पर ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। फर्स्ट नंबर पे बात करें तो प्रोपेगेटिव, तो ये आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, यहाँ पर जो देखने को मिलेगा साइक्लो डेवलपमेंटल होता है। लेकिन इसके अलावा कौन कौन से हो सकते हैं उनके बारे में 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप स्टार मार्क लगाकर क्वेश्चन नोट कर लीजिए। प्रोपेगेटिव ट्रांसमिशन। अब प्रोपेगेटिव का मतलब क्या होता है, ओनली रिप्लीकेशन, केवल और केवल क्या होता है, रिप्लीकेशन या मल्टीप्लीकेशन होता है। कौन सी डिजीज में देखने को मिलता है, तो पी फॉर, यहाँ पर मेनली आपको कौन सी डिजीज में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर प्लेग में मेनली देखने को मिलता है। प्रोपेगेटिव होता है किसमें देखने को मिलेगा, प्लेग में होता है। तो पी फॉर प्रोपेगेटिव एंड पी फॉर प्लेग से याद रखना है, पी फॉर प्रोपेगेटिव एंड पी फॉर प्लेग। ओनली रिप्लीकेशन होता है प्रोपेगेटिव में, नो साइक्लिकल चेंजेस। ओनली क्या होगा, रिप्लीकेशन होगा, नो साइक्लिकल चेंजेस, किसी तरीके का कोई भी साइक्लिकल चेंजेस नहीं होता है। केवल और केवल क्या देखने को मिलेगा, रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। बात करें यहां पर सेकंड नंबर पे, तो साइक्लो प्रोपेगेटिव होगा। अब साइक्लो प्रोपेगेटिव क्या होता है, साइक्लो प्रोपेगेटिव ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि यहां पर साइक्लिकल चेंजेस भी देखने को मिलेगा, रेप्लिकेशन विथ
साइक्लिकल चेंजेस, रेप्लिकेशन भी होता है और साइक्लिकल चेंजेस भी देखने को मिलता है। अगर दोनों देखने को मिलते हैं, रेप्लिकेशन भी होगा, साइक्लिकल चेंजेस भी हो रहा है उसके साथ में, तो उसे साइक्लोप्रोपेगेटिव कहते हैं। और ये कौन सी डिजीज में देखने को मिलता है, तो मेनली अपन ने पढ़ा था जहां पर मलेरिया की साइकिल पढ़ाई थी, वहां भी मैंने पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है कि मलेरिया में मेनली कौन सा होता है, साइक्लोप्रोपेगेटिव होगा। लेकिन थर्ड क्वेश्चन की बात करें, डेवलपमेंटल, साइक्लो डेवलपमेंटल किसमें देखने को मिलता है, तो साइक्लो डेवलपमेंट का मतलब होता है ओनली साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, केवल और केवल साइक्लिकल चेंजेस देखने को मिलेगा। तो ओनली साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, नो रेप्लिकेशन, किसी तरीके का कोई रेप्लिकेशन नहीं होता है। तो नो रेप्लिकेशन, ओनली साइक्लिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसे नाम दिया जाता है साइक्लो डेवलपमेंटल के नाम से जानते हैं। ये किसमें देखने को मिलता है, तो फाइलेरियस इसमें देखने को मिलेगा। और यहां पे आपका दूसरा देखने को मिलता है गुनिया वर्म, गुनिया वर्म में और फाइलेरियसिस में मेनली देखने को मिलता है। वो कौन सा टाइप का होता है, तो साइक्लो डेवलपमेंटल होगा। तीनों ही क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं कि क्या फर्क है खुदा और पीर में, क्या फर्क है किस्मत और तकदीर में, मिले कभी असफलता तो निराश मत होना और सोचना कुछ इससे भी बेहतर लिखा है मेरी तकदीर में, कुछ इससे भी बेहतर लिखा है मेरी तकदीर में। निरंतर हो रही असफलताओं से कभी निराश नहीं होना है, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी भी कभी कभी ताला खोल देती है। इसलिए आपको अगर कभी असफलता होती है तो भी आपको निराश नहीं होना है, उसी जोश और जज्बे के साथ में वापस से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है, अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखना है। तो यहाँ पर आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर यह आपका क्या हो चुका है, यहाँ पर इसके बाद में अपन बात करते हैं कि इसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है। अगर मान लीजिए किसी को गुनिया वर्म हो गया है तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी देते हैं या कौन सी इसका ड्रग ऑफ चॉइस देखने को मिलती है, तो बात करेंगे यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस की। तो बात करें यहाँ पर नेविडाजोल होगा, मेट्रोनिडाजोल, मेबेंडाजोल होती है और मेट्रोनिडाजोल देखने को मिलेंगे। तो तीन टाइप का इसका ड्रग ऑफ चॉइस हो सकती है, निविडाजोल होगा। सेकंड नंबर पे बात करें तो यहाँ पर मेबेंडाजोल हो सकती है, निविडाजोल, मेबेंडाजोल, और ड्रग ऑफ चॉइस होती है मेट्रोनिडाजोल होती है। कितनी आती है, 1 ml इज इक्वल टू कितना देखने को मिलेगा, 1 ml में 5 mg आती है। यहाँ पर 100 ml का क्या आती है, यहाँ पर मेनली कंटेनर आता है तो 100 ml आती है, 1 ml में 5 mg देखने को मिलता है। तो ये सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं जो कि आपका जैसे जैसे आप हॉस्पिटल वर्क करते हैं धीरे धीरे आपका प्रैक्टिकल होता है वो बेस होगा, मजबूत होता चला जाता है। तो ये आपका क्या है, गुनिया वर्म है। पॉजिटिव एजेंट ड्रैकेनकुलस मेंडिनेसिस होता है जो कि एक निमेटोड होता है। लास्ट केस इसका इंडिया में कहां पर आया था, तो यहाँ पर जुलाई 1996 में जोधपुर में नोटेट किया गया था। इसको एलिमिनेट कर दिया गया इंडिया से 2000 फरवरी 2000 में। रिजर्वायर इन्फेक्टेड पर्सन होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 ईयर का होगा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है अगर आपने इंजेस्ट कर लिया है साइक्लोप्स का, कंटामिनेटेड साइक्लोप्स का, तो साइक्लो प्रोपेगेटिव, यहाँ पर साइक्लो डेवलपमेंटल आपका ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। साइक्लो डेवलपमेंटल क्या होता है, प्रोपेगेटिव क्या होता है, साइक्लो प्रोपेगेटिव क्या होता है, तो प्रोपेगेटिव में केवल और केवल रेप्लिकेशन होता है, वहां पर साइक्लिकल चेंजेस नहीं होती है, मेनली प्लेग में देखने को मिलेगा। बात करें साइक्लो डेवलपमेंटल के, तो साइक्लो डेवलपमेंटल में रेप्लिकेशन नहीं होता, केवल और केवल साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, रेप्लिकेशन नहीं होता है। मेनली फाइलेरियासिस और गुनिया वर्म में देखने को मिलता है। बात करें साइक्लोप्रोपेगेटिव की, तो साइक्लोप्रोपेगेटिव में रिप्लिकेशन भी होगा, उसके साथ में साइक्लिकल चेंजेस भी होते हैं। तो मेनली ये देखने को मिलता है मलेरिया में देखने को मिलेगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें अगर इनकी ड्रग ऑफ चॉइस की, तो निविडाजोल हो सकती है, मेबेंडाजोल हो सकती है और मेट्रोनिडाजोल देखने को मिलेगा। तो ये पूरा है गुनिया वर्म के बारे में, ये यहाँ से एलिमिनेट हो गया है राजस्थान सीएचओ का। एक पिछली बार पूछा हुआ क्वेश्चन था नारू रोग के बारे में, तो ये नारू रोग या गुनिया वर्म आपका क्या हुआ है, यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। आगे बढ़ते हैं राउंड वर्म के बारे में, और राउंड वर्म को कहा जाता है एस्कैरियासिस के नाम से भी जाना जाता है, और इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है एस्कैरियासिस लुम्ब्रिकोइड्स होगा। बात करेंगे यहाँ पर मोस्ट कॉमन जो वर्म इन्फेस्टेशन देखने को मिलता है इंडिया में कौन सा होता है, तो एस्कैरियासिस होगा। बात करते हैं सेकंड नंबर पे, आपको याद रखना है यहाँ पर, तो सेकंड नंबर पे आपको हेडिंग लगानी है। तो सेकंड डिजीज के बारे में पढ़ते हैं, राउंड वर्म। राउंड वर्म का मतलब होता है गॉल कृमि, वर्म का मतलब होता है गॉल
राउंड वर्म का मतलब होता है गॉल कृमि की वजह से जो डिजीज होती है उन्हें गॉल कृमि या राउंड वर्म के नाम से जाना जाता है। तो या तो आपसे पूछा जा सकता है राउंड वर्म या पूछ ले गॉल कृमि, अगर कोई हिंदी में अगर कोई पेपर आता है तो वहां पर गॉल कृमि पूछा जाता है। तो आपको क्या नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। बात करें इसके पॉजिटिव एजेंट की, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या देखने को मिलेगा। पॉजिटिव एजेंट का मतलब होता है जिसके द्वारा डिजीज होती है वो फैलती है। तो डिजीज के लिए जो जिम्मेदार कारण होता है उसे पॉजिटिव एजेंट कहते हैं। तो इसका मतलब राउंड वर्म को पूछा जा सकता है, अगर सेकंड नाम से अगर पूछेगा तो ऐसे पूछा जा सकता है कि इसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसे एस्केरियासिस के नाम से भी जाना जाता है, एस्केरियासिस के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये मेनली आपको ध्यान रखना है। राउंड वर्म इज आल्सो नोन एज एस्केरियासिस और पॉजिटिव एजेंट होता है इसका एस्केरियासिस लुम्ब्रिकोइड्स। एस्केरियासिस लुम्ब्रिकोइड्स क्या होता है, पॉजिटिव एजेंट देखने को मिलेगा। तो ये मेनली आपके क्या है, राउंड वर्म या गोलकृमि होता है। इसे एस्केरियासिस के नाम से भी जाना जाता है। बात करें पॉजिटिव एजेंट की तो एस्केरियासिस लुम्ब्रिकोइड्स होता है, इसका पॉजिटिव एजेंट देखने को मिलेगा। रिजर्वायर की बात करें तो रिजर्वायर कौन होता है इसमें, तो यहाँ पर वुमन होगा वो रिजर्वायर की बात करें तो जो यहाँ पर रिजर्वायर देखने को मिलता है वो कौन होता है, तो रिजर्वायर होता है यहाँ पर वुमन देखने को मिलेगा। रिजर्वायर क्या होता है, वुमन या मैन देखने को मिलता है, वुमन या फिर मैन देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, कितने दिन में का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड 2 मंथ का होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मेनली फीको ओरल रूट से फैलता है। तो बात करें इंक्यूबेशन पीरियड की या आईपी की बात करें तो ये कितने मंथ का होता है, 2 मंथ का होगा। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एंटर करने से लेकर के साइन एंड सिम्टम का जो पीरियड होता है उसे नाम दिया जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। बात करें यहाँ पर एमओटी के बारे में, एमओटी का मतलब होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जिसके द्वारा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में या फिर किस तरीके से डिजीज होती है वो फैल सकती है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के नाम से जाना जाएगा। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीको ओरल रूट होता है, वो मेनली इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा फीको ओरल रूट से फैलता है, या तो फीसस के द्वारा फैल सकता है या ओरल रूट से ये मेनली कॉमनली फैलता है। तो यहाँ पर 2 मंथ का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीको ओरल रूट से फैलता है। ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो एल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल होगा इसका ड्रग ऑफ चॉइस होता है। तो डीओसी की बात करते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस की बात करेंगे तो एल्बेंडाजोल एंड मेबेंडाजोल। अब एल्बेंडाजोल होती है क्या होती है, मेबेंडाजोल क्या होती है, तो एल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल होती है इसका ड्रग ऑफ चॉइस देखने को मिलेगी राउंड वर्म या एस्केरियोसिस लुम्ब्रिकोइड इसका पॉजिटिव एजेंट होता है। रिजर्वायर ह्यूमन या मैन देखने को मिलेगा। इंक्यूबेशन पीरियड 2 मंथ का होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीको ओरल रूट से मेनली फैलता है। बात करें यहाँ पर एल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल होती है इसके ड्रग ऑफ चॉइस होती है। यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि मोस्ट कॉमन वर्म इन्फेस्टेशन इन इंडिया, मोस्ट कॉमन वर्म का इन्फेस्टेशन कौन सा वर्म है, तो यहाँ पर राउंड वर्म होता है वो मोस्ट कॉमन वर्म इन्फेस्टेशन इन इंडिया में सबसे ज्यादा फैलने वाला जो इन्फेस्टेशन होता है वर्म का कौन सा होता है, तो यहाँ पर मेनली देखने को मिलेगा राउंड वर्म देखने को मिलता है। तो इंडिया में कौन सा है, मेनली आपको देखने को मिलेगा राउंड वर्म का इन्फेस्टेशन होता है वो मेनली भारत में देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये आपका क्या हो चुका है, वर्म इन्फेस्टेशन में सेकंड राउंड वर्म है वो कंप्लीट हो गया है। बात करते हैं थर्ड नंबर पे, तो थर्ड नंबर पे आता है हुक वर्म और इसे एनसाइक्लोस्टोमियासिस के नाम से जानते हैं। तो एनसाइक्लोस्टोमियासिस कह दो या फिर उसे हुक वर्म कह दो, क्योंकि हुक वर्म इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो आपका हुक होता है उसके आकार का देखने को मिलता है। अगर कोई भी वर्म है वो आपके किसके हुक के आकार का देखने को मिलता है या हुक के शेप का देखने को मिलता है तो उसे नाम दिया जाता है हुक वर्म के नाम से उसको जाना जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन के यहाँ पर हुक वर्म पढ़ते हैं, थर्ड नंबर के टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है हुक वर्म।
हुकवर्म क्या होता है, हुकवर्म कैसे फैलता है? तो हुकवर्म की बात करें, हुकवर्म मेनली देखने को मिलता है, इसे नाम दिया जाता है, किसके नाम से जाना जाएगा? तो एन साइक्लोस्टोम, एनसाइक्लोस्टोमियासिस के नाम से इसको जाना जाता है। बात करें यहाँ पर हुकवर्म के, तो हुकवर्म को नाम दिया जाता है, एनसाइक्लोस्टोमियासिस के नाम से जाना जाता है। पॉजिटिव एजेंट क्या होगा? पॉजिटिव एजेंट होता है एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडोनल होगा, इसका पॉजिटिव एजेंट देखने को मिलता है। तो पॉजिटिव एजेंट की बात करें, एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडोनल, एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडोनल, एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडोनल इज द पॉजिटिव एजेंट देखने को मिलेगा। इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितना होता है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या देखने को मिलता है? तो यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में और मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में। तो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 5 वीक से लेकर के 9 मंथ का इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलेगा। 5 वीक से लेकर के 5 वीक से लेकर के 9 मंथ तक का इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलता है। बात करें मोड ऑफ ट्रांसमिशन की किस तरीके से ये फैल सकता है, तो ये फैलता है डायरेक्ट पेनिट्रेशन करेगा स्किन और फुट का, या फिर फीकोरल रूट से भी इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। तो इसका मेन जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो क्या करेगा? डायरेक्ट पेनिट्रेशन ऑफ स्किन ऑफ फुट, स्किन ऑफ फुट। अब ये स्किन ऑफ फुट में डायरेक्ट पेनिट्रेशन करके डायरेक्ट आपकी बॉडी में चला जाएगा, फुट के अंदर प्रवेश कर जाएगा, एंट्री कर जाएगा। या बात करें इसका जो सेकंड रूट होता है वो कौन सा देखने को मिलेगा? तो फीकर ओरल रूट, फीकोरल रूट से भी ये फैल सकता है। यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं, किस तरीके से फैलता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब होता है एज से कैसे ये डिजीज होती है, वो ट्रांसफर होती है या कैसे ये डिजीज फैलती है। बात करते हैं यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, तो मेनली क्या होता है? पेनिट्रेशन ऑफ द फुट, फुट का स्किन का पेनिट्रेशन करके। अब मान लीजिए किसमें पाया जाता, तो मेनली जो वर्कर होते हैं, जो नंगे पैर या बेयर फुट या काम करते हैं, जो नंगे पांव यहाँ पर घूमते रहते हैं, उनमें मेनली देखने को मिलता है। ये क्या होता है? मिट्टी में पाया जाता है। और जैसे ही क्या करेगा, अगर मान लीजिए कोई किसान है, कोई फार्मर है, या ऐसे पर्सन जो कि बिना चप्पल जूते पहने नंगे पैर काम करते रहते हैं मिट्टी में, तो डायरेक्टली मिट्टी से क्या होगा? एंटर कर जाएगा आपकी जो स्किन थे, स्किन में डायरेक्ट पेनिट्रेशन। अगर मान लीजिए किसी तरीके का कोई घाव कटफट था, तो उसमें डायरेक्टली ये क्या कर जाता है? वहां से एंट्री कर जाता है और पर्सन की बॉडी में एंटर कर जाएगा। या फिर फीको ओरल रूट से, फीसस और ओरल रूट के थ्रू भी ये फैल सकता है। तो फीको ओरल रूट का मतलब होता है एनल और ओरल रूट से जो भी डिजीज फैलती है उन्हें फीको ओरल रूट के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं इसमें कि ये क्या होता है, क्या डिजीज हो सकती है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है? ये माइनर एनीमिया करवा सकता है। अब माइनर एनीमिया क्यों करवाएगा? इट इज ऑल्सो नोन एज द माइनर एनीमिया के नाम से इसको जाना जाता है, या टनल डिजीज के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज माइनर एनीमिया, इट इज ऑल्सो नोन एज द माइनर एनीमिया के नाम से, या फिर इसको नाम दिया जाता है टनल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। हुकवर्म इज ऑल्सो नोन एज द माइनर एनीमिया एंड टनल डिजीज के नाम से जाना जाता है। अब ये जो होता है मेनली आपका क्या करवाता है? एनीमिया करवाएगा। और यहाँ पर जो ब्लड का लॉस होता है, कितना ब्लड लॉस करवाता है? तो ब्लड लॉस की मैं बात करूं तो यहाँ पर 0.03 to 0.2 ml पर वर्म पर डे कितना देखने को मिलेगा। अब ब्लड लॉस की बात करते हैं कि किस तरीके से ब्लड लॉस करवाता है और एनीमिया करवाता है, इसीलिए इसे माइनर एनीमिया और टनल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं बात करता हूं कि किस तरीके से ब्लड का लॉस करवाएगा। तो एक वर्म होता है, एक हुकवर्म होगा, वो पर डे कितना क्या करता है? तो पर डे कितना ये ब्लड का लॉस करवा सकता है? 0.03 से लेकर के 0.2 ml पर वर्म के द्वारा पर डे ये क्या किया जाता है? ब्लड का लॉस करता है। यानी इसका मतलब होता है कि एक अगर कोई वर्म है तो पर डे 0.0
0.3 से लेकर 0.2 ml तक उसका ब्लड का क्या कर लेता है, सकिंग कर लेता है और उसमें 0.03 से 0.2 ml ब्लड का लॉस करवा देता है। तो ये सभी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाली एग्जाम के लिए। अब ये मेनली क्या करवा सकता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया करवा देगा, क्योंकि यहाँ पर ब्लड का लॉस हो रहा है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया करवा देगा और हाइपो एल्बुमिनेमिया भी करवाता है। तो इट कॉज ये क्या क्या करवा सकता है, इट कॉज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया करवा सकता है और इसके साथ में क्या करवा सकता है, यहां पर हाइपो एल्बुमिनेमिया, हाइपो एल्बुमिनेमिया भी करवा सकता है, हाइपोएल्बुमिनिया और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया करवा सकता है। बात करें इसका जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है, डीओसी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस क्या देखने को मिलेगा, तो ड्रग ऑफ चॉइस होती है यहाँ पर मेनली देखने को मिलती है एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल होती है, कितनी आती है, क्या आती है, तो इसका कंपोजिशन होता है 400 mg की एक टैबलेट देखने को मिलती है, 400 mg पर टैबलेट होती है, 400 mg की होती है। अगर बात करें यहाँ पर कि 1 to 2 ईयर तक का बच्चों को देनी है तो यहाँ पर यूज करना है आपको इसका हाफ टैबलेट देना है, मतलब यहाँ पर 200 mg देनी होती है। ओडी एचएस देते हैं, ओडी देना है, एचएस देते हैं, स्टेट देते हैं फॉर 6 स्टेट देना है फॉर 6 मंथ के लिए। तो यहाँ पर ओडी देना है, एचएस देना है, स्टेट डोज देते हैं एवरी 6 मंथ पे यहाँ पर देनी होती है। प्रत्येक 6 महीने में इसके डोज को रिपीट करना है, तो एवरी 6 मंथ में इसको देना होता है। आगे बात करें कि यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, अगर 2 to 9 ईयर तक का या 2 to 9 या फिर अडल्ट एज होती है 2 to 9 ईयर या अडल्ट या मोर देन 2 ईयर, तो कितनी डोज यूज करनी है, वहां पर आपको यूज करना होता है 400 mg की टैबलेट देनी होती है। ऑडी देंगे, ऑडी देना है, कैसे देना है, स्टेट में देना है, एचएस देना है, ओरासोमनी एट नाइट में देना है, तो जब भी बेड टाइम होता है, जब सोते हैं उस टाइम पर लेते हैं। इसके साथ में कुछ मीठा खा करके आपको देने की सलाह दी जाती है और ये भी क्या करते हैं एवरी 6 मंथ में दी जाती है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको क्या कर दिया गया है, इसके लिए एक डिवॉर्मिंग प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम चलाया गया, नेशनल डिवॉर्मिंग प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम चलाया गया, स्टार्टेड किया गया। डिवॉर्मिंग डे कब मनाया जाता है, तो डिवॉर्मिंग डे मनाया जाता है 16, यहाँ पर 16 को याद करते हैं कब स्टार्ट किया था, नेशनल डिवॉर्मिंग डे कब मनाया जाता है, तो ये जो डिवॉर्मिंग डे था स्टार्ट किया था 2016 में। तो आगे सब पढ़ लेंगे अपन। आगे हो गया है हुकवर्म के बारे में, यहाँ पर पूरी आपको नॉलेज दे दी है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ने वाले हैं, टीनियासिस के बारे में पढ़ेंगे कि टीनियासिस क्या होता है। तो टीनियासिस भी एक टेप वर्म, अब टेप वर्म के नाम से जाना जाता है, टीनियासिस का नाम दिया गया है, टेप वर्म होता है। पॉजिटिव एजेंट होते हैं टीनिया सोलियम एंड टेलिया सेजिनाटा के 2 टाइप के ये मेनली देखने को मिलते हैं। पिग से फैलता है, तो पिग में अगर आपने क्या किया है पॉर्क से फैलेगा, या कैटल में आपने बछड़े का मांस खाया है तो उससे फैल सकता है। बात करें मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, तो इन्फेक्टेड रॉ मीट खाते हैं, इन्फेक्टेड कच्चा मांस अगर आपने खा लिया है तो उससे फैल सकता है। इसलिए कहा जाता है कच्चा मांस नहीं खाना है आपको, अगर आप मीट का यूज करते हैं तो उसे अच्छी तरीके से पका करके खाना है। बात करें वेजिटेबल्स, फ्रूट कंटामिनेटेड थे, उनको आपने इंजेक्शन कर लिया है, उससे हो सकता है। बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, तो 8 से 14 वीक का इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलेगा। और कभी कभी क्या होता है जो टीनिया होते हैं वो क्या कर देते हैं, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस भी करवा सकते हैं। तो न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन के केस में जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो कौन सी देखने को मिलेगी, प्राइज़ाक्विंटल देखने को मिलती है। लेकिन ऐसे अगर ड्रग ऑफ चॉइस की बात पूछ ली जाए तो वहां पर एल्बेंडाजोल आंसर देना है। लेकिन अगर उसमें ऐड कर दिया जाता है कि टीनियासिस की वजह से क्या हो गया है, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन हो गई है, तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, वहां पर प्राइज़ाक्विंटल देखने को मिलती है, प्राइज़ाक्विंटल देखने को मिलेगी। प्राइज़ाक्विंटल इज द ड्रग ऑफ चॉइस देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, अपन टेनियासिस के बारे में बात करेंगे या टेप वर्म के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर 4th नंबर की जो डिजीज है टेनियासिस, और टेनियासिस को नाम दिया जाता है टेप वर्म के नाम से भी जाना जाता है। टेप वर्म का मतलब होता है, यहाँ पर अगर आप हिंदी में अगर इसका क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना है टेप वर्म का मतलब होता है फीता, क्योंकि टेप क्या होती है, एक फीता,
कृमि। यहाँ पर टेप क्या होता है, जहां पर आपको इंच टेप है क्या होता है, फीता होता है, किसी भी चीज को नापने के काम आता है। तो अगर टेप के जैसा अगर कोई वर्म होता है तो उसे टीनियासिस या टेप वर्म के नाम से जाना जाता है। अब इसके पॉजिटिव एजेंट की बात कर लेते हैं कि इसका पॉजिटिव एजेंट क्या देखने को मिलेगा। तो टू टाइप के इसके स्पीशीज पाई जाती है पॉजिटिव एजेंट का। पहला होता है टीनिया सोलियम and second one is the Taenia saginata. Taenia solium and टीनिया सोलियम एंड टीनिया सेजिनाटा के नाम से इसको जाना जाता है। टीनिया सोलियम किससे फैलती है, तो ये मेनली फैलती है पिग से। पिग का मतलब होता है सुअर से फैलने वाली होती है, और या उसका अगर आपने उसका मांस खाया है पॉर्क से फैलता है। तो पिग का जो सुअर का मांस होता है उसे पॉर्क के नाम से जाना जाता है। टीनिया सेजिनाटा होता है। टीनिया सेजिनाटा क्या होती है, मेनली किससे फैलती है, तो ये कैटल से फैलती है, पशु जो जानवर होते हैं उनसे फैलती है। और कौन से फैलती है, बीफ से फैलेगा। बीफ का मतलब होता है अगर आपने बछड़े का मांस खाया है इन्फेक्ट है तो उसकी वजह से फैल सकती है, इसे बीफ के नाम से या कैटल से फैलने वाली होती है। तो टीनिया सोलियम होता है वो मेनली पिग या पॉर्क का मांस खाने से फैलता है। बात करें टीनिया सेजिनाटा का तो कैटल होता है, बीफ से फैलने देती है। बात करें मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या देखने को मिलेगा इसका, एमओटी क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या देखने को मिलेगा, तो मेनली ये फैलता है इन्फेक्टेड रॉ मीट खाने से। इन्फेक्टेड रॉ मीट्स, अगर आपने अच्छी तरीके से मीट को पकाया नहीं है और वो इन्फेक्टेड था तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या हो सकता है, यहाँ पर अगर वहां पर क्या होगा, इन्फेक्टेड मीट को आपने अच्छी तरीके से नहीं पकाया है और वो इन्फेक्टेड था किससे, टीनिया से या टीनिया सोलियम से, तो वो कैसे चल जाएगा, आप में आकर के आपको भी क्या कर सकता है, इन्फेक्टेड कर सकता है। इसलिए मीट को अच्छी तरीके से पका करके खाना है, कच्चा मांस इसीलिए आपको क्या नहीं किया जाता है, प्रीफर नहीं किया जाता है, क्योंकि उसमें डिजीज ट्रांसमिशन होता है वो ज्यादा देखने को मिलता है। वाटर वेजिटेबल से भी फैल सकता है, या बात करें किससे और फैल सकता है, तो वाटर एंड वेजिटेबल, वाटर एंड वेजिटेबल्स से भी ये मेनली, वाटर और वेजिटेबल से भी ये मेनली फैल सकता है। अब वाटर और वेजिटेबल से कैसे फैलेगा, तो कंटामिनेटेड वाटर और वेजिटेबल से भी फैल सकता है। अगर आपने कंटामिनेटेड वाटर का और वेजिटेबल्स का यूज कर लिया है तो भी ये मेनली फैल सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया है। यहाँ पर अब एक कंटामिनेटेड किससे थे, तो यहाँ पर कंटामिनेटेड था एग से, अगर एग से कंटामिनेटेड थे उसके तो भी फैल सकता है। टीनिया सोलियम है, टीनिया सेजिनाटा के एग से अगर कंटामिनेटेड किसी वाटर को आपने इंजेस्ट कर दिया या फिर कोई वेजिटेबल या फ्रूट का इंजेक्शन कर लिया है तो भी फैल सकता है। बात करते हैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना देखने को मिलता है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो ये मेनली देखने को मिलेगा 8 से लेकर के 14 वीक तक का हो सकता है, 8 to 14 वीक का इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि इसमें समटाइम क्या हो सकता है, समटाइम्स एसोसिएटेड विथ न्यूरोलॉजिकल, अगर न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन या न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स से क्या हो सकता है, ये कभी कभी इसमें क्या आ सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम या न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। बात करें इसमें ड्रग ऑफ चॉइस के बारे में, किसके ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, अगर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आए हैं तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या देखने को मिलेगी, प्रीज़ाक्विंटल। प्रीज़ाक्विंटल होती है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है, कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेगी, प्रीज़ाक्विंटल इज द प्रीज़ाक्विंटल होती है और ड्रग ऑफ चॉइस होती है, कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेगी, इन न्यूरोलॉजिकल सिम्टम। अगर न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस आती है तो न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस में जो ड्रग ऑफ चॉइस दी जाती है वो प्रीज़ाक्विंटल देखने को मिलेगी। लेकिन अगर ड्रग ऑफ चॉइस में ऐसे पूछ लिया जाए बिना न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन दिए तो उसका ड्रग ऑफ चॉइस का आंसर देना होता है आपको कि यहाँ पे एल्बेंडाजोली देखने को मिलती है। तो एल्बेंडाजोली ड्रग ऑफ चॉइस देखने को मिली है। तो बात करते हैं जल्दी से, एक बार क्विक रिव्यू मार लेते हैं। यहाँ पर टीनियासिस क्या होता है, टीनियासिस या टेप वर्म या फीता कृमि के नाम से इसको जाना जाता है। पॉजिटिव एजेंट की बात करें तो 2 टाइप के देखने को मिलते हैं, टीनिया सोलियम, टीनिया
सेजिनाटा टीनिया सोलियम होता है, मेनली पिग या पोर्क से फैलता है या उसका मांस खाने की वजह से फैलता है। टीनिया सेजिनाटा होती है मेनली कैटल्स में, बीफ होता है बछड़े का मांस खाने की वजह से फैलती है। बात करें मोड ऑफ ट्रांसमिशन के, तो इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, इन्फेक्टेड कोई रॉ मटेरियल से या इन्फेक्टेड रॉ मीट से फैल सकती है। वाटर वेजिटेबल्स या फिर किसी फ्रूट का आपने क्या कर लिया है जो कि एग से इन्फेक्टेड थे, उनका आपने इंजेक्शन कर लिया है, तो भी ये मेनली हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 8 से लेकर के 14 वीक का इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलेगा। समटाइम ये टीनियसिस होता है, एसोसिएटेड होता है, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन करवा सकता है। तो उस कंडीशन में जो ड्रग ऑफ चॉइस होगी प्राइज़ाक्विंटल होती है, लेकिन आमतौर पर अगर कॉमनली ड्रग ऑफ चॉइस पूछ ली जाए तो आंसर करना है आपको एल्बेंडाजोल, जिसमें कुछ नहीं दिया है। ड्रग ऑफ चॉइस पूछी है एल्बेंडाजोल आंसर करो, अगर उसमें क्वेश्चन में नोटिफाई कर दिया गया है कि उसको क्या है न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन हो गई है, तो आपको प्राइज़ाक्विंटल यहाँ पर आंसर देना होगा। तो यहाँ पर पूरी तरीके से टेप वर्म के बारे में, राउंड वर्म के बारे में, एस्केरियासिस के बारे में, गुनिया वर्म के बारे में, फीता कृमि के बारे में, गॉल कृमि के बारे में, सबके बारे में वन बाय वन करके अपन ने उनका सभी का पोस्टमार्टम कर दिया है। आने वाले एग्जाम में कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए, आप अच्छे से इनका आंसर दे सकता है कि जो लोग आज समय को खुद पर खर्च करते हैं, आने वाले समय में लोग उनको गूगल पर सर्च करते हैं। अगर आपको भी किसी बड़ा बनना है, बड़े इंसान बनना है, तो उसके लिए पहले आपको मेहनत करनी होती है कि तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहां कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा, कुछ ना आया हाथ समझना, डुबकी अभी अधूरी है, चाहे कितना भी मुश्किल हो पहला कदम जरूरी है। इसलिए आपको पहला कदम स्टार्टिंग करना जरूरी होता है। हमेशा किसी भी बड़े काम को करने के लिए एक छोटा सा स्टेप लेना जरूरी होता है। जब आप एक छोटा सा स्टेप लेना सीख जाते हैं, उसके बाद उसको कंटिन्यू रखना है। एक दिन आप धीरे धीरे करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो सीढ़ी बाय सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। सफलता के शिखर को पाने के लिए कभी कभी घुटनों के बल भी आपको चलना पड़ेगा। तो आप कभी निराश ना हो, हताश ना हो, परेशान ना हो। जिंदगी में हो रही सफलताओं से, आपको असफलताओं से कभी निराश नहीं होना है। गुच्छे की आखिरी चाबी भी कभी कभी ताला खोल देती है। इसलिए अपने मेहनत, जोश, जुनून, जज्बे को कभी भी आपको डगमगाने नहीं देना है। आपने जो ख्वाब देखा था पहली क्लास में नर्सिंग ऑफिसर बनने का, और आपको नर्सिंग ऑफिसर बनकर ही नहीं रहना है, नर्सिंग के उस सर्वोच्च मुकाम को हासिल करना है जो आपने सपना देख रखा है। उसको पाने के लिए पूरा जी जान जोश जुनून लगा दीजिए, पूरी मेहनत लगा दीजिए, क्योंकि मेहनत होती है कभी बेकार नहीं जाती है। मेहनत का फल आज नहीं तो कल जरूर मिलने वाला है। आज आप जितना ज्यादा संघर्ष करोगे आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी, और जितना ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे आने वाली लाइफ होगी आपकी उतनी ज्यादा इजी होती हुई चली जाती है। इसलिए आपको कभी भी कुछ नहीं घबराना है। आराम से बिना किसी तरीके का स्ट्रेस लिए माइंड फ्रेश करके अच्छी तरीके से एग्जाम में जाना है। एग्जाम देने से पहले आपको अच्छी तरीके से 1-2 दिन पहले पढ़ाई को क्या कर देना है, पूरी तरीके से बंद कर देना है। क्योंकि जितना आपका बहुत ब्रॉड वे में आपका सिलेबस है नर्सिंग का, और आने वाली उसके अलावा भी जो भी सिलेबस होता है आपका, जैसे मैथमेटिक्स हुआ, रीजनिंग हुआ, जनरल एप्टीट्यूड हुआ, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके सभी आती है। कोई कोई एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर एक दिन में या 1-2 दिन में आप पूरा नहीं पढ़ सकते हैं। अब जितना ज्यादा आप क्विक रिव्यू मारने की कोशिश करते हैं, आपका जो माइंड होता है वो डिस्ट्रैक्ट होता चला जाता है, और जो आते हुए क्वेश्चन की भी प्रोबेबिलिटी होती है कि वहां पर आप गलत कर सकते हैं। इसलिए आपको 1-2 दिन पहले अच्छी तरीके से पूरे अपने एंटरटेनमेंट के साथ में अच्छी तरीके से जो आपको अच्छा लगे वो काम करना है, पढ़ाई को छोड़ करके आराम से, ताकि आपका माइंड फ्रेश रह सके। एग्जाम सेंटर पे आपको थोड़ा जल्दी पहुंच जाना है, ताकि आने वाले समय में आप वहां से अच्छे तरीके से रेस्ट करके, जब आप अच्छी तरीके से नींद लोगे 8 घंटे की, उसके बाद जब पेपर देने जाते हैं तो आपका जो माइंड होता है बिल्कुल एकदम रिलैक्स रहता है। किसी तरीके का कोई इसको टेंशन नहीं रहता है। एक मान लीजिए आप ऐसे जा रहे हैं, बस में धक्के खाते जा रहे हैं, नाइट में, रात में ट्रेन में लटक के जा रहे हैं, गेट के दरवाजे तक भीड़ नहीं थी, बुरी तरीके से ट्रेन भरी हुई है, और आप जा रहे हैं, लेकिन और फिर जाकर के वहां पर पहुंचते हैं, 6 बजे पहुंचते हैं, 7 बजे आपका पेपर है। तो आपका पेपर है, उसमें आते हुए क्वेश्चन भी आप रॉन्ग कर दोगे, क्योंकि आपका माइंड है पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो गया है, आपने नींद नहीं ली है, तो उसकी वजह से आपका असर होगा, पेपर पर पड़ता है। इसीलिए आपको पहले से ही एक दिन पहले जाकर के आपके सेंटर पर पहुंच करके अच्छी तरीके से वहां अच्छी तरीके से जो भी आपकी रिक्रेशनल
एजुकेशनल है या फिर आप जितना ज्यादा एंटरटेनमेंट कर सकते हैं एक दिन पहले जरूर बेशक आप एंटरटेनमेंट करिए, अच्छी तरीके से पूरे 7-8 घंटे की नींद लीजिए। उसके बाद में फ्रेश माइंड से एकदम जा करके अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंचे और वहां पर अच्छी तरीके से आपको पेपर देना है। और एक चीज और ध्यान रखनी है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आपको ज्यादा ये नहीं कि आप 1 घंटे पहले या 1.5 घंटे पहले एग्जाम सेंटर ओपन हो गया तो आप जाकर के कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने जाकर बैठ जाते हैं, वो भी आपके लिए गलत होता है क्योंकि आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर बैठते हैं तो भी आपकी आंखों पे स्ट्रेस आने लग जाता है उसकी लाइटिंग से। तो कोशिश करें कि सिर्फ आधे घंटे पहले आप एग्जाम सेंटर में अंदर जाकर के प्रवेश करें। जो भी आपकी जो नॉर्मल फॉर्मेलिटीज होती है उनको पूरा करने के बाद आपके पास थोड़ा सा समय बचे 10-15 मिनट का, तो ही आपके लिए सबसे ज्यादा बेटर होता है और वही सबसे ज्यादा आपके लिए ज्यादा जरूरी होता है। एग्जाम में क्वेश्चन के पेपर को आते हुए क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाते हैं अगर आपने थोड़ी बहुत गलती कर दी है। हड़बड़ाहट नहीं करनी है, आराम से 2 बार क्वेश्चन को पढ़ना है, आराम से थोड़ा सा रिलैक्स होकर के उसके माइंड में पहले क्वेश्चन को घुमाना है, उसके बाद आपको टिक करना है। तो ये क्या है, स्ट्रेटेजी है कि कैसे आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। आपने बहुत पढ़ा है लेकिन लास्ट में आपकी कुछ छोटी छोटी गलतियां होती है, उसकी वजह से आपका सिलेक्शन चूक जाता है या आप सिलेक्शन से थोड़ा सा रह जाते हैं। तो आपको छोटी छोटी कमियां हैं उनको पूरा सुधार करना है और कैसे आप उसको मॉडिफाई करके कैसे अपने आप को बेटर रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए आपको रिलैक्स रहना है, किसी तरीके का कोई आप पे प्रेशर नहीं लेना है, आराम से एग्जाम सेंटर पे जाना है, मस्त आपको नींद लेकर के अच्छी तरीके से पेपर देना है। तो बेस्ट ऑफ लक आपके लिए आने वाली सभी अपकमिंग एग्जाम के लिए, आपको बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप पहले भी विजेता थे, अब भी विजेता है और आने वाली हर एग्जाम में विजेता बनकर के उभरोगे। बशर्ते यही है कि आप मेहनत का कभी हाथ नहीं छोड़े, मेहनत का कभी साथ नहीं छोड़े, मेहनत को अपना हथियार बना ले, क्योंकि आने वाले समय पे जो सबसे ज्यादा आपके काम आने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत होगी जो आपके काम आएगी। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, लेकिन उस दिन को पाने के लिए आपको दिन रात जाग करके मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर मेनली आपको बड़ा बनने के लिए बातों से नहीं बल्कि रातों से लड़ना पड़ता है। जिम्मेदारियां अगर सबसे जिंदगी में सबसे अच्छी जो चीज होती है, सबसे अच्छी दवा होती है वो जिम्मेदारियां होती है। एक बार पी लीजिए साहेब, आपको पूरी उम्र थकने नहीं देती है। जिंदगी में अगर जो रातों में जागने वाला हर जिम्मेदारियां ऐसी चीज होती है जो रातों की नींद उड़ा देती है। रात में जागने वाला हर लड़का आशिक नहीं होता है। यहाँ पर जिंदगी में ठोकर का लगना भी जरूरी है, क्योंकि जिंदगी में ठोकर और ताश में जोकर कभी भी माहौल बदल देते हैं। तो जिंदगी में जब भी आपको ठोकर लगती है, कठिन या विषम परिस्थितियां आती है, तो आपको घबराना नहीं है, भागना नहीं है, उनसे लड़ना है, उनका डट करके मुकाबला करना है। क्योंकि जिंदगी में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। जब लोग मिलेंगे आपसे तो आपकी खैरियत नहीं आपकी हैसियत पूछते हैं। जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग स्टेटस ही देखते हैं। तो आप अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, आपको एक लग्जरी लाइफ जीने के लिए नर्सिंग ऑफिसर बनने की जरूरत है। और नर्सिंग ऑफिसर कब बनोगे, और नर्सिंग ऑफिसर बनकर नहीं रुकना है, नर्सिंग के उस सर्वोच्च मुकाम को हासिल करके दिखाना है और बताना है लोगों को जो कहते थे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, उन लोगों को भी करके दिखाना है। ये अपन ने यहाँ पर वर्म इन्फेस्टेशन पढ़ लिया है, अब इसके आगे अपन डील करने वाले हैं जीका वायरस क्या होता है, स्कारलेट फीवर क्या होता है। मेनली छोटे छोटे 2-3 टॉपिक है, उन सभी को अपन डील करेंगे। तो यहाँ पर फिर अपन आगे बढ़ेंगे इससे, और आगे बढ़ने वाले हम कमिटीज क्या होती है, कौन कौन सी कमिटी आई थी, और यहाँ पर मेनली क्या देखने को मिलेगा, कौन कौन से प्रोग्राम आए थे, कब आए थे, प्रोग्राम का पर्पस क्या था, मेनली किसमें आते हैं, सभी प्रोग्राम पढ़ेंगे। और फिर सब एक साथ में सबका इंक्यूबेशन पीरियड होगा, सबके पॉजिटिव एजेंट का नाम आपको एक साथ में एक पेज पर एक क्लास में सभी का एक ब्रॉड वे में क्लास लेंगे, जिसमें कम्युनिटी को एक इससे लेकर के दूसरे एंड तक, इस छोर से दूसरे छोर तक आने वाले सभी क्वेश्चन को डील करवाया जाएगा। तो उसमें कम्युनिटी की पहली क्लास से लेकर के लास्ट क्लास तक जो भी क्लास होगी, पूरी क्लास का एक संपूर्ण निचोड़ निकाल करके आपके लिए लाया जाएगा। राजस्थान सीएचओ पेपर से पहले एक बहुत बड़ी मैराथन क्लास आपके लिए लगा दी जाएगी, जिसमें पूरे आज तक का जो भी आपने पढ़ा है कम्युनिटी से रिलेटेड उसका पूरा निचोड़ निकाल करके आपको सीधे 1 बाय 1 क्वेश्चन दिए जाएंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है वो क्लास, तो आप कहीं नहीं जाइएगा, स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को पूरा वीडियो देखना है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स टू ऑल, लव यू टू ऑल, धन्यवाद।